Let's come to the question and answer. What is federalism? When we talk about federalism, then federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. जैसा कि हमने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा है, फेडरल सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जहाँ पर सेंटर पावरफुल रहने के साथ साथ में स्टेट्स को भी कुछ अपने राइट्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो है प्रोवाइड करती है ताकि स्टेट स्मूथली रन कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फेडरल गवर्नमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. हम यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो जब दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट जो होती है, चाहे नेशनल लेवल में हो, स्टेट में हो या लोकल गवर्नमेंट में हो, देन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ फेडरल गवर्नमेंट. जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है, व्हेन देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट and there is a distribution of the power between the various levels of the government, then it is considered as a federal type of government. यहाँ पर आप बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कभी भी आंसरेबल नहीं होती है सेंटर या नेशनल गवर्नमेंट को, बट अपना जो हर जुरिस्डिक्शन जो होता है हर गवर्नमेंट का, वो चाहे स्टेट हो चाहे कंट्री हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है और उसको किसी भी रूप से किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता है अनटिल अनलेस कोई अमेंडमेंट ना हो. यूनिटरी गवर्नमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो जनरली एक लेवल की गवर्नमेंट जब होती है जो अलग अलग सब यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, बट दे हैव टू सबऑर्डिनेट विद द नेशनल गवर्नमेंट. जब हमने फेडरल गवर्नमेंट की बात करी थी तब हमने उसमें ये पढ़ा था कि एक कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. यूनिटरी में केवल सारी गवर्नमेंट जो होती है वो एक ही होती है और सब यूनिट्स को उसको सबऑर्डिनेट करना पड़ता है. इसमें कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं है. जो भी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं, सब यूनिट्स जो होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. यू कैन से ऑल द पावर्स एंड, please repeat, all the powers and, you can say, all the powers and the rights related to the central government are centered in the central government and there is no separate jurisdiction for the sub units. इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रोल मॉडल प्ले करती है, उनका स्टेट गवर्नमेंट का कोई सेपरेट जुरिस्डिक्शन नहीं होता है और सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी. How our legislative powers are divided between union government and in a state government. हमने पहले बात करी है 2-3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जब भी हम बात करते हैं तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का बिटवीन द नेशनल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, दिस लेवल इज काइंड ऑफ अ 2 और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 2 टियर सिस्टम जो है प्रोवाइड किया है, दैट इज द यूनियन और द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तीसरा जो थर्ड लेयर जो था यानी थर्ड टियर जो था वो फेडरलिज्म में ऐड हुआ है पंचायत के फॉर्म में एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के फॉर्म में, और इनके लिए अपने एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है. यहाँ पर भी जब भी हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 फोल्ड सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी इसके अंदर यू विल फाइंड आउट कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग तरीक़ों से लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है. लेट्स डिस्कस कि वो किस तरीके से डिस्कस हुआ है. लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो लिस्ट के ज़रिए जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है. जो पहली लिस्ट है वो है आपकी यूनियन लिस्ट. इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है. अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 97 सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, वेयर एज जबकि स्टेट लिस्ट की हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के और लोकल इम्पोर्टेंस के, और इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स, अपने रेगुलेशंस जो है बना सकती है, लॉज बना सकती है. स्टेट लिस्ट में यू विल फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेटली 66 सब्जेक्ट्स. थर्ड लिस्ट इज द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे ये कॉमन इंटरेस्ट का होता है, जो यूनियन और स्टेट दोनों मिलके इसके ऊपर जो है लॉज बनाते हैं. और अगर किसी भी केस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट को है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है. यू विल फाइंड आउट कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो है 3 लिस्ट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट की गई है. दिस इज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. रेजिड्यूरी पावर्स की अगर हम बात करें तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो ना तो यूनियन में मेंशन है
ना स्टेट में मेंशन है ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, इसीलिए ही इनको रेजिडरी पावर्स कहा जाता है, जिसके ऊपर जो है राज्यसभा मिलके अपने सारे लॉज जो है बनाती है। और किस किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हेन द अमेंडमेंट प्रोसेस इज क्वाइट डिफिकल्ट, जिसमें अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं हो, उस कंट्री में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा सकता है। यही मैंने बात करी है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन ईजी। तो यहाँ जब भी बात आती है शेयरिंग ऑफ पावर्स की, तो बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को बनाता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को ईजीली ना बदला जाए, इसीलिए डिवीज़न जो है वो किया जाता है। और इस अमेंडमेंट को भी पास करने के लिए पार्लियामेंट की मेजॉरिटी इम्पॉर्टेंट होती है, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ 2/3 मेजॉरिटी passed in the parliament. If there is no clear majority, कोई भी constitutional amendment जो है वो प्रोसेस में नहीं आएगा। Independent courts and interpretation of the constitution, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर भी फेडरल सिस्टम होता है या यूनिटरी सिस्टम जो होते हैं, वहाँ पर यू विल फाइंड आउट जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोविजंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जुडिशरी के थ्रू कैरी किए जाते हैं। सो देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर इन द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द जुडिशरी। Independent resources. The union and the state government can raise their resources by laying taxes. As you know very well कि यूनियन के पास में अपनी पावर्स अलग हैं, स्टेट के पास में अपनी पावर्स अलग हैं, तो दे आर फ्री टू इम्पोज टैक्सेस टू कैरी द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू देम। अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से टैक्स को इम्पोज करके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस जो है यहाँ पर इम्पोज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यूनियन से लेके स्टेट से लेके और आपके लोकल तक के लेके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है ताकि देयर इज़ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इवन द सोशल वेलफेयर भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the major steps taken toward decentralization for making third tier of government more powerful. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी बात आती है तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी किसी भी तरीके से किसी के पास में पूरी पावर नहीं रहेगी, उसको अलग अलग सिस्टम में या अलग अलग लोगों में उसको सेंट्रलाइज नहीं करके अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे ताकि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको भी पावरफुल बनाया जाए। बिगनिंग में अगर हम बात करें तो पंचायत जो है वो आपको गाँव में देखने को मिलेगी, वहीं हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यू विल फाइंड आउट द म्युनिसिपैलिटी सेटअप देयर एंड दीज बॉडी हाउ एवर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। चाहे पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटीज़ हो, इनको कंट्रोल कौन करता है? दैट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शंस जो होते हैं इनके रेगुलरली नहीं होते हैं, दे डिड नॉट हैव देयर रिसोर्सेज ऑफ देयर own. Particularly, they have to demand the state government to fulfill the requirement of the villages and the needs of the urban areas. So इसी के लिए कुछ steps जो है 1992 में लिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आया और 3-tier सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का सेटअप किया गया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये 3-tier सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो उसके कुछ मेजर प्रोविजंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी किया गया कि इलेक्शंस जो हैं इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को हमेशा रेगुलर बेसिस पे कराया जाएगा, दैट इज़ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट के अंदर कंसीडर की जाती है और म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत की जो है रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस जो है कंडक्ट किए जाएंगे और इन्हीं इलेक्शंस में सीट रिजर्व्ड रहेगी इवन फॉर द SC, ST एंड द OBCs। यहाँ पर रिजर्वेशन विमेंस का भी रहेगा, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स ऑफ द 1/3 सीट्स ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन शुड बी देयर। हम अगर बात करेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्रिएट किया जाएगा ताकि जो है
लोकल बॉडीज़ का या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शंस कंडक्ट करवाया जा सके. स्टेट गवर्नमेंट शुड शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट bodies so that there should be a development of the local government also. इसीलिए जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया. और नाउ डेज यू विल फाइंड आउट रेगुलर इलेक्शंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन द रेगुलर basis, and the scenes and the scenarios of the village panchayat and the municipal parties are becoming far better than the urban areas. So you will find out कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम फॉलो किया गया यहाँ पर कि किस तरीके से सारी पावर्स जो अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट की गई, ताकि हर गवर्नमेंट जो है यानी चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट हो और चाहे लोकल हो, उसको पूरी तरीके से स्मूथ रनिंग उसकी हो सके और किसी भी तरीके से कहीं पर भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में कहीं पर भी लैक ना हो. थैंक यू.